नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन 2021 से लेके 2022 तक जितने भी हुए हैं। जितने भी ऑपरेशन हैं, देखिए देखा गया है जितनी प्रतियोगिता परीक्षा है ऑपरेशन से रिलेटेड भी एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आज की इस क्लास में अपन जितने भी ऑपरेशन हुए हैं 2021 से 22 तक, इसके अलावा जो इसके पहले जितने भी इंपॉर्टेंट रहे, चाहे पुलवामा अटैक हो, है ना, बालाकोट स्ट्राइक हो, इनसे संबंधित जितने भी हैं उन सभी को इस क्लास में कवर किया गया है। चलिए हर बार की तरह लेट ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही आता है ऑपरेशन नारकोस। ये किसके द्वारा किया गया है? ऑपरेशन नारकोस की यदि हम बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल, आप सभी लोग जानते हैं, आरपीएफ के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, है ना। इसका जो एक मेन मकसद है वो क्या है? नशीले पदार्थ की तस्करियों को रोकना। आप लोग देखते हैं जो ट्रेनों में नशीले पदार्थ वगैरह चलते हैं, है ना, या स्टेशन के आसपास जो भी नशीले पदार्थ वगैरह चलते हैं, उन सभी को रोकने का जो कार्य है वो ऑपरेशन नारकोस के तहत किया जाएगा। चलिए अब अपन देखते हैं थोड़ा आरपीएफ के बारे में। अगर आरपीएफ की हम बात करें, आरपीएफ की, तो ये आरपीएफ कब आई थी? आरपीएफ दरअसल 1888 की है, अंग्रेजों के समय की। कब की है? 1888 की। लेकिन उस समय देखा जाए तो जितने भी एक तरीके से ये प्राइवेट थी उस समय पर। क्या थी? प्राइवेट। तो जितने भी व्यक्ति इनसे जुड़े होते थे वो अपनी अपनी एक सुरक्षा गार्ड रख लिया करते थे। तो वही आरपीएफ थी। फिर सन 1957 में, कब? 1957 में भारतीय संघ के द्वारा इसका पूर्ण विलय कर लिया गया और बाद में फिर यह आरपीएफ नाम से इसका गठन हो गया और ये भारत की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बन गई। क्लियर? तो कब आई थी? 1888 में। 1957 में इसको संसद के द्वारा, एक कह सकते हैं अधिनियम के द्वारा पारित करके इसको वैधानिक बना दिया गया। चलिए, तो ऑपरेशन नारकोस आप लोगों को समझ में आया किससे संबंधित है? नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने से संबंधित। ऑपरेशन मिशन अमानत, कौन सा? ऑपरेशन मिशन अमानत। ये क्या है? अगर इसकी हम बात करें तो भारतीय रेल के द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हुई। तो अब इसको समझिए, ये कैसा है? भारतीय रेल के द्वारा जो यात्रियों के सामान वगैरह खो जाते हैं उनके लिए है। लेकिन इसकी प्रोसेस किस तरीके की? इसकी प्रोसेस इस तरीके की है कि अगर मिशन अमानत से पहले की हम बात करें तो क्या होता था कि जो भी सामान यात्रियों का खोया जाता था वो बाद में मिल भी जाता था, तो इनको जो यात्री हैं उनको उसका क्लेम नहीं मिल पाता था, पहली बात। दूसरी बात, जो सामान है वो उसी अवस्था में नहीं मिलता था। जैसे कि मान लीजिए उनका कोई सामान है, जैसे बैग उनका चोरी हुआ, तो वो बैग के अंदर से कुछ सामान यहाँ वहाँ गायब हो, मिशन अमानत के द्वारा उनकी फोटो खींच के सबसे पहले ही किस में डाल दी जाती है? जो रेलवे की साइट है उस पर डाल दी जाती है, जिससे जब इनका सामान मिलता है तो वो पूरा का पूरा सामान इनको मिल जाया करता है। इसी को मिशन अमानत कहा गया है। चलिए दूसरा आता है, तीसरा आता है ऑपरेशन ओलिविया। कौन सा है? ऑपरेशन ओलिविया। ये क्या है? भारतीय तटरक्षक के द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। हम सबको पता है सबसे ज्यादा कछुए कहाँ मिलते हैं, तो उड़ीसा के जो ओलिव रिडले एक तरीके का वहां का जो तट है वहां पर सबसे ज्यादा कछुए मिलते हैं। कछुओं का ये प्रजनन स्थल भी कहा जाता है। तो ये जो ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है वो उड़ीसा के जो ओलिव रिडले कछुए हैं उनको बचाने के लिए। क्लियर? चलिए, ऑपरेशन सतर्क क्या है? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ट्रेन में अवैध तमाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया अवैध तमाकू मान लीजिए ये तो मिलता है, तो क्या शराब भी बिकती है? बिल्कुल दोस्तों, अगर देखा जाए तो कहीं, अगर देखा जाए तो गुजरात, जो जो शहर ऐसे हैं जहां पर शराब एक तरीके से प्रतिबंधित है, तो वहां पर देखने पे हम देखते हैं कि रेलवे में भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने शरीर पर कहीं ना कहीं शराब को रखे रहते हैं और जैसे ही उनको ग्राहक मिलते जाते हैं तो वो बेचते जाते हैं। तो उसी की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया है। एक बात और दोस्तों, रेलवे को क्या कहा जाता है? एक तरीके से भारत की जो लाइफ लाइन है उसको, भारत की जो लाइफ लाइन है उसको रेलवे भी कहा जाता है। यानी लाइफ लाइन भारत की क्या है? रेलवे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो पेपर में इस शब्द का जिक्र किया जाता है। क्लियर? चलिए, ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है इसको समझिएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय के द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालना। याद करिए, अभी तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। एक क्षेत्र को छोड़ के बाकी पूरे अफगानिस्तान में उनके जो लड़ाकू थे उन लोगों ने कब्जा कर लिया था।
उसमें कुछ भारतीय भी फंसे थे और उन भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। हालांकि तालिबान का उद्देश्य भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। नुकसान पहुंचाना उद्देश्य उनका था ही नहीं, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में अपनी सत्ता को कायम करना था। और भारत से तो वो वैसे भी नहीं लड़ेगा, क्योंकि अगर भारत से उसने लड़ने की कोशिश करी तो उनको पता है कि मोदी जी यहाँ बैठे हुए हैं, तुरंत बम गिरवा देंगे ऊपर से। इसलिए अफगानिस्तान में फंसे भारतीय आराम से निकल भी गए थे। चलिए, ऑपरेशन उपलब्ध, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो भाई वहां डर तो बहुत सारा बना ही था, है ना, कि किस तरीके से काम होगा। चलिए अब देखते हैं ऑपरेशन उपलब्ध। ये क्या था? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, वही आरपीएफ, रेलवे टिकट की जो काला बाजारी है उस पर अंकुश लगाने के लिए, लोगों को टिकट उपलब्ध कराने के लिए ये योजना है, या एक तरीके से कहते हैं यह ऑपरेशन है, जिसका नाम है उपलब्ध। किससे संबंधित है? सबसे पहले तो आपको आरपीएफ याद आ जाना चाहिए, दूसरा आपको रेलवे के जो टिकट हैं वो याद आ जाना चाहिए, तीसरा कि इन टिकट की काला बाजारी ना हो पाए उसके लिए उपलब्ध ऑपरेशन चालू करवाया गया है। क्लियर? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है? अब देखते हैं ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ये क्या है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। क्लियर? ऑपरेशन आहट, अब देखिए आप शब्द से समझिए, ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा यानी आरपीएफ के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के तस्करों को से बचने के लिए, यानी कि जो तस्कर होते हैं, है ना, जो महिलाएं जो होती हैं, एक तरीके से महिलाएं हुए या पुरुष हुए, वो कुछ भी हो सकते हैं, बच्चों और महिलाओं के जो तस्कर होते हैं उनको बचाने के लिए ऑपरेशन आहट चालू किया गया। आप अगर देखेंगे तो कितने सारे ऑपरेशन जो हैं वो या तो आरपीएफ से जुड़े हुए हैं, अगर आरपीएफ से जुड़े हैं तो 101% रेलवे से भी जुड़े होंगे, है ना, क्योंकि रेलवे की ही पुलिस है आरपीएफ। क्लियर? मतलब वो रेलवे वाले क्षेत्र में ही रहा करती हैं। तो आरपीएफ और रेलवे आप देखिए जितने सारे आ रहे हैं वो इनसे संबंधित जरूर हैं। अब देखिए ऑपरेशन सर्द हवा। अब सर्द हवा से आप लोगों को तुरंत याद आ जाना चाहिए, सर्द हवा ठंडा वाला क्षेत्र होगा, तो कुछ ना कुछ एक कहानी आपके दिमाग में बनने लगी होगी। अब चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं जो बन रही है। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, किसके? सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए। अब अगर आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा दोस्तों कि ये जो राजस्थान है, अगर देखा जाए तो ये तो गर्म क्षेत्र है, तो भाई यहाँ पर कैसे? ये बात हमेशा याद रखना कि जो रेगिस्तान होता है वो दिन में अत्यधिक गर्म होता है, उसी तरह रात में अत्यधिक ठंडा और कोहरे से भरा भी होता है। ठीक है, जो भी रेगिस्तान होता है, इसलिए रेगिस्तान में रात में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। तो यही वही बात है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो सीमा है भारत और पाकिस्तान की, वहां पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए, किसके लिए? घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा। अब आप लोगों को तुरंत याद आ जाना चाहिए, सर्द हवा की बात चल रही है तो जम्मू कश्मीर यहाँ ना याद, यहाँ बिल्कुल याद मत करना, यहाँ याद करना राजस्थान। क्लियर? राजस्थान, मैंने कारण भी बता दिया। क्लियर? चलिए, ऑपरेशन परिवर्तन ये क्या है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु, किसकी? भांग की खेती। अब आप लोग इस बात को समझिए कि हम देखते हैं कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर भांग की खेती और भांग की बिक्री चालू है ना। बिक्री यानी आपूर्ति, एक तरीके से मतलब बिक्री बेचना, आपूर्ति यानी उसका जो उपभोग करते हैं। तो देखा जाए तो भांग है, जैसे मध्य प्रदेश में भी अगर देख लिया जाए तो है, लेकिन हालांकि इसके लिए लाइसेंस की एक आवश्यकता पड़ती है, पर खुले में बेचना तो इसको कहीं ना कहीं कम करना, है ना। और ये आंध्र प्रदेश में तो उनके द्वारा समाप्ति करने के लिए कर दिया गया। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इसको बंद ही कर दिया गया है। पहले अगर देखा जाए तो जो गांजा आप लोगों ने सुना होगा वो भी पहले बेचा जाता था खुले में, लेकिन अब उसके लिए अवैध घोषित कर दिया गया है। लेकिन भांग अभी भी बहुत सारी जगह पर चलती है। पर आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने हेतु ये जो ऑपरेशन परिवर्तन है ये चलाया गया है। याद रखिएगा ऑपरेशन परिवर्तन से, ठीक है। या फिर आप ऑपरेशन परिवर्तन से सीधा औरंगजेब याद कर लीजिए। आप सभी लोगों को मालूम है ना, औरंगजेब के शासनकाल में उसने भी अपने समय में जितनी भी नशीली पदार्थ की वस्तुएं थी, जितनी भी खेती होती थी, सभी को बैन करवा दिया था। क्लियर? अब है ऑपरेशन ग्रीन। ये क्या है? ऑपरेशन यदि ग्रीन की हम बात करें तो केंद्र के द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू की अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करना है। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें
ऑपरेशन ग्रीन केंद्र के द्वारा टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जो जल्दी नष्ट होने वाले 22 और जो उत्पाद हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, कि ये जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं इनके लिए कैसे इनकी सुरक्षा की जाए। तो आप लोगों को ग्रीन से याद आ जाएगा, जो वेजिटेबल वगैरह होती हैं, सब्जियां होती हैं, वो हरी होती हैं, है ना। क्लियर। चलिए, ऑपरेशन ग्रीन हो गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये तो आप लोगों को याद ही आ रहा होगा। अब सुनिए, नौसेना के द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु, नौसेना के द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कोविड-19। अभी अपन ने इसके पहले वाली जो क्लास ली है, कोविड-19 के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसमें अपन ने समुद्र सेतु की बहुत अच्छे से बात की थी। आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। कोविड-19 से जुड़े जितने भी तथ्य हैं, चूंकि परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं इसीलिए उनको जोड़ा गया है और उनको आप लोग बार बार देख लीजिए। तो आपको अच्छे से समुद्र सेतु और कोविड-19 से भी जुड़ी जितनी जानकारी है अच्छे से याद हो जाएगी। अब है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ये मैंने 2 बार लिख दिया। इसको देखिए आप, 2 हिंदी में भी है और ये इसमें भी है। नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट करने हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट करने हेतु। अब हमको सबको पता है कि कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा समस्या किस में आ रही थी? सांस लेने में, जो भी उसके मरीज थे, क्योंकि वो फेफड़ों पर अटैक करता था, जिसके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। और चूंकि भारत अगर देखा जाए, या भारत भी देखा जाए या अन्य देश देखे जाएं, तो वो एकदम से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए इतने प्रतिबद्ध थे नहीं। तो ऑक्सीजन कंटेनरों की जरूरत कहाँ पर पड़ रही थी? सभी जगह पर। तो नौसेना के द्वारा जो ऑक्सीजन कंटेनरों को शिपमेंट करने की कार्रवाई थी, वही ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत थी। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 भी याद रखिएगा और ऑपरेशन समुद्र सेतु नॉर्मल ये भी याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, ऑपरेशन नमस्ते, ये अपन ने पिछली वाली क्लास में देखा था, ये भी कोविड से जुड़ा हुआ है। भारतीय सेना के द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए होता क्या था? सभी भारतीय जवान, चाहे वो अधिकारी हों चाहे कोई भी, अगर एक दूसरे से मिलते थे तो हाथ ना मिलाते हुए हाथ को जोड़कर नमस्कार करते थे, ताकि वायरस एक दूसरे के पास में हाथ के माध्यम से ना पहुंचे। यही ऑपरेशन नमस्ते था। क्लियर। जो कि भारतीय सेना के द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए बनाया गया था। ऑपरेशन वंदे भारत, अब ये क्या है? ऑपरेशन वंदे भारत, देखिए, विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने की प्रक्रिया है। ऑपरेशन वंदे मातरम, इसको भी अपन ने कोविड-19 वाले जो जो तथ्य हैं उनमें अपन ने इसको शामिल किया था। ऑपरेशन नमस्ते भी उसमें शामिल था और ऑपरेशन वंदे भारत भी शामिल था। तो क्या था? विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। ऑपरेशन मिशन सागर, ये क्या था? विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति के लिए, इन 4 जगह को याद रखिएगा। कौन कौन से हो गए? मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस। ऑपरेशन मिशन, मान लीजिए एमपीपीएससी में ऑपरेशन मिशन आ गया तो इन चारों के बारे में आप लिख देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी 1 नंबर में आ गया तो आप कर ही लेंगे। मिशन सागर से याद रखिएगा। क्लियर। विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 से ही निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु। चलिए, तो अपन ने इसमें किस किस को देखा? ऑपरेशन नमस्ते देखा, ऑपरेशन वंदे भारत देखा, ऑपरेशन मिशन सागर देखा। ऑपरेशन वनीला, ये क्या था? नौसेना के द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत। ऑपरेशन वनीला ये किस लिए था? नौसेना के द्वारा, भारतीय जो नौसेना थी उसके द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत। तो ऑपरेशन वनीला को भी देख लिया। अब देखिए, ऑपरेशन संकल्प, ये क्या था? भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। अब ऑपरेशन संकल्प याद रखिएगा, ये कोरोना से संबंधित नहीं है, ये नौसेना के द्वारा है, समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। हमने देखा कि जो बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर बाहर से जो समुद्री लुटेरे हैं वो लोग काफी मात्रा में आ जाते हैं
और जो लूट खसोट है वो सब की कर लिया करते हैं। तो उन्हीं की सुरक्षा के लिए इसके अलावा भी चूंकि सीमाएं हैं, तो सीमाओं पे जो दूसरे देश हैं, चाहे हम चीन की बात कर लें, चाहे हम जापान की बात कर लें, या कोई भी अन्य देश है, तो वो लोग भी अपनी कहीं ना कहीं निगरानी करते रहते हैं। तो उन्हीं के विरोध में एक तरीके से ऑपरेशन संकल्प चलाया गया। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। ऑपरेशन बंदर, अब इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार आता है प्रश्न, ठीक है। ऑपरेशन बंदर ये बालाकोट स्ट्राइक का कोड था। अब आप कहेंगे बालाकोट स्ट्राइक कोड क्या है सर? तो बालाकोट स्ट्राइक कोड, आप जैसे ही नाम आए तो तुरंत आपको पुलवामा अटैक याद आ जाना चाहिए। पुलवामा अटैक कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को, है ना, हुआ था। इसमें क्या था? जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने एक गाड़ी में बम विस्फोटक पदार्थ लेके और सीआरपीएफ की जो भरी बस थी उससे टकरा गए। बहुत खतरनाक विस्फोट हुआ। विस्फोट हो जाने के बाद हमारे 40 जो जवान थे सीआरपीएफ के वो शहीद हो गए थे। जब ये शहीद 14 फरवरी को हुए थे, तो इन्हीं का बदला फिर केंद्र सरकार में बैठे मोदी जी ने 26 फरवरी को लिया था। वही बालाकोट स्ट्राइक के नाम से जानी जाती है, जिसका कोड था ऑपरेशन बंदर। बंदर इसका कोड इसलिए रखा गया, दरअसल यह जो स्ट्राइक थी वो मंगलवार के दिन की गई थी, और मंगलवार बजरंगबली का दिन होता है उसी दिन, इसीलिए इसका नाम बंदर भी रखा गया था। अभी अपन इस पर चर्चा करेंगे, आगे आएगी, इसको अच्छे से बताया गया है आगे। चलिए अब देखते हैं ऑपरेशन प्रवाह। ये क्या था? चीन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह, ये क्या किससे संबंधित था? ऑपरेशन प्रवाह अगर देखा जाए तो ऑपरेशन प्रवाह दरअसल चीन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए, एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए। चलिए ऑपरेशन सुदर्शन, ये क्या है? ऑपरेशन सुदर्शन बीएसएफ के द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए। क्या है? ऑपरेशन सुदर्शन। ऑपरेशन सुदर्शन, सुदर्शन आप लोगों को मालूम है क्या है ना, कृष्ण जी का वो है, चक्र है। तो बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए। क्लियर? ऑपरेशन सुदर्शन भूलेंगे? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा, ये अपन ने सीधा भारत का नक्शा बनाया, ऐसे कर लिया करिए। मान लीजिए आप नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे छोटा सा एक नक्शा बना लें भारत का। ये बलिया मान लीजिए भारत का नक्शा, ये हो गई भारत की और उसकी सीमा, ठीक है। ये रुकिए, ये हो गई सीमा। अब जब ये सीमा हो गई तो यहीं पर एक छोटा सा सुदर्शन चक्र रख दीजिए और यहीं पे बीएसएफ लिख दीजिए। दिन में 2-4 बार इसको देख लीजिए, वहीं छोटा सा बनाना, ठीक है। जितना ध्यान से बनाएंगे उतना ये आपके दिमाग में बस जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। अभी इसको रटने की क्या आवश्यकता है, ठीक है, ऐसे याद किया करिए। चलिए ऑपरेशन थर्स्ट क्या है? रेलवे सुरक्षा बल, वही आरपीएफ के द्वारा रेलवे परिसर में बैलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए। ये बैलगाड़ी नहीं है, ये रेलगाड़ी है। अब देखिए यहां से क्या संबंधित है? रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी है, याद रखिएगा। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने सफर वगैरह किया होगा, अब तो हर कोई अगर देखा है तो सफर हम 1 महीने में 2-4 बार तो कर ही लेते हैं आसपास का। तो जो स्टेशन है, स्टेशन में हम कभी बिस्लरी का ब्रांड देखते हैं, कभी कभी हम ऐसे ब्रांड भी देख लेते हैं जिनके हमने नाम भी नहीं देखे। तो वही जो अनाधिकृत ब्रांड हैं उनके पानी को रोकने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो पानी अगर एक तरीके से देखा जाए तो प्यूरीफाई भी नहीं होता। अब जैसे बिस्लरी है वो तो भाई ब्रांड है तो उसमें तो प्यूरीफाई होगा ही, लेकिन जो अन्य पानी बेच रहे हैं बहुत सारे लड़के, तो अगर देखा जाए तो छोटे छोटे वैसे ही पानी पाउच बेचते रहते हैं। अब वो पानी पाउच कितने पुराने हैं कि नहीं है ना, तो ये सब देखना, ये सब करना, तो इन सब पे रोक लगाने के लिए ऑपरेशन थर्स्ट चालू किया गया। अब थर्स्ट से आप लोग याद रखिएगा, थर्स्ट का मतलब प्यास भी होता है ना। हिंदी में अगर देखा जाए तो प्यास होता है, तो प्यास, फिर आपको पानी की बोतल दिखनी लगनी चाहिए। अगर पानी की बोतल दिखने लगेगी तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों पर बिक्री पे रोक लगाने के लिए आरपीएफ के द्वारा चालू किया गया ऑपरेशन। क्लियर? ऐसे जोड़ते जोड़ते चलेंगे तो काफी सारा आपको याद हो जाएगा। ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ये क्या है? ऑपरेशन समुद्र मैत्री ये दरअसल भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए, भूकंप आया था और सुनामी आई थी, तो उससे प्रभावित जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र या इंडोनेशिया है, उसकी मदद करने के लिए समुद्र मैत्री चलाया गया था। किसकी मदद करने के लिए? इंडोनेशिया की। क्या हो गया था? भूकंप और सुनामी से प्रभावित था।
सीओ जीत भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला की तरह एंटी कोविड 19 में प्रयासों में सहायता करने के लिए। सीओ जीत, इसका नाम क्या था? सीओ जीत। तो ये क्या था? भारतीय जो सशस्त्र बल है उसके द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला की तरह, मतलब ऑक्सीजन आपूर्ति की श्रृंखला की तरह ही कोविड 19 के में जो भी प्रयासों की आवश्यकता है उसमें सहायता करने के लिए। ऑपरेशन थंडर, अब ये क्या है समझिए। रेलवे के द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए, ये तो आप लोग जानते ही होंगे बहुत अच्छे से, ऑपरेशन थंडर रेलवे के द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा आरक्षित टिकट की, अभी तो कालाबाजारी ये कम हो गई, एक समय पर बहुत ज़्यादा थी। लोग क्या करते थे, सुबह सुबह से लाइन में लग जाया करते थे, लग जाते थे। जो भी दलाल वगैरह होते थे, ब्रोकर होते थे, वो लाइन में लग जाते थे किसमें? तत्काल के टिकट के लिए, और वो फिर करवा लेते थे। फिर उन्हीं टिकटों को ज़्यादा मात्रा में बेचा करते थे दूसरे के लिए। तो इसी की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर चालू किया गया है। क्लियर? चलिए, ऑपरेशन 25 ये क्या है? पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए। चलिए, ये पुलवामा है, पुलवामा, ठीक है। पुलवामा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कि मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए। हालांकि जो गाड़ी में जो आतंकी बैठे थे वो तो साथ में मर ही गए थे, पर इसका जो मुख्य आतंकी था वो था गाजी रशीद। क्लियर? ऑपरेशन ब्लैक फर्नांडो 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए। अब देखिए, याद आ जाना चाहिए 2008 तुरंत। जो ऑपरेशन ब्लैक फर्नांडो था वो 2008 से संबंधित है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा एनएसजी है ना, एनएसजी के द्वारा मुंबई में के ताज होटल में आतंकियों का पता लगाने के लिए। ऑपरेशन विजय, ये तो आप सभी लोगों को अच्छे से मालूम है, 1998 कारगिल युद्ध सेक्टर में घुसपैठियों को हटाने के लिए, और इसमें सफल भी हो गए थे अपन, है ना। ऑपरेशन विजय, कारगिल युद्ध आप लोग याद रखिएगा, बस युद्ध सेक्टर में घुसे घुसपैठियों को बचाने के लिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये भी आप लोगों को अच्छे से याद आ जाना चाहिए, इंदिरा गांधी के समय की बात थी, 1984 में अमृतसर के सिख मंदिर में सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए। ठीक है, किनको हटाने के लिए? सिख अलगाववादी। अलगाववादी आप लोग जानते हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग रहने का काम करते हैं, मतलब कि वो चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र अलग हो जाए, हम अलगाववादी हैं, अलगाव दिखाएंगे, आपका साथ नहीं देंगे। इस तरह के व्यक्तियों को अलगाववादी कहा जाता था। जैसे कि अपने एक स्थान की अलग मांग करने लेना, जैसे पाकिस्तान अलग हो गया, तो इसी तरीके से इन लोगों ने खालिस्तान की मांग की थी। उसी को हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर के सिख मंदिर में लगाया गया था। और इंदिरा गांधी जी की भी हत्या बाद में फिर इसी के कारण हुई है। कभी उस पर विशेष चर्चा अपन लेकर आएंगे तो करेंगे। फिलहाल आप लोग इतना समझिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 अमृतसर के सिख मंदिर में सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए किया गया था। अब ऑपरेशन गंगा से जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनको थोड़ा देख लिया जाए। दरअसल 26 फरवरी 2022 को क्या है, इससे प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको अलग से रखा गया था। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार के द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देश भेजा। याद रखिएगा, 26 फरवरी 2022, कब? 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार के द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन, कहाँ? यूक्रेन से सटे पड़ोसी देश भेजा। किरण रिजिजू को भेजा स्लोवाकिया, भैया आप स्लोवाकिया जाएं। हरदीप पुरी को भेजा हंगरी। वीके सिंह जी को भेजा पोलैंड, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया भेजा। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पहले किस में थे? कांग्रेस में थे, फिर इन्होंने दल बदला, और दल बदलने के बाद ये किस में आ गए? बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आ जाने के बाद इनको बढ़िया एक केंद्रीय पद दे दिया गया। इनके साथ में ये अकेले नहीं आए थे, इनके साथ में अगर देखा जाए तो चंबल क्षेत्र का अधिकतम जो एक तरीके का पूरा माहौल था, जो कांग्रेस वाला माहौल था, या कांग्रेस वाले जो भी विधायक वगैरह थे, वो सभी के सभी किस में आ गए थे? वो सब आ गए थे
बीजेपी में। ठीक है, सरकार गिर गई थी, फिर सरकार बीजेपी की आ गई थी। कांग्रेस की सरकार लगभग 2 से ढाई वर्ष के आसपास तक चल पाई थी, बस फिर नहीं चल पाई। और यही वो कारण रहा जिस वजह से अगर देखा जाए तो हम जो मध्य प्रदेश में वैकेंसी हैं वो भी नहीं आ पा रही थी। अब वैकेंसी आई है क्योंकि चुनाव का फिर से माहौल आ चुका है, और इस चुनाव के माहौल को बिल्कुल ना जाने दें, बिल्कुल इसका उपयोग कर लें। वैकेंसियाँ आपके सामने हैं, और अगर आप में दम है तो आप इनको जरूर ले लेंगे। बात दम की मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि सिलेक्शन आप अपने ही दम पर लेंगे, अपनी ही मेहनत पे लेंगे, अपने ही संघर्ष पर लेंगे। इसलिए खूब पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, और अगर आपकी मेहनत बढ़िया होती है तो सिलेक्शन आपका कोई रोकेगा नहीं। जितना भी आप लोगों का 3 से 4 साल का गुस्सा है वो पूरा उतार दीजिए, और सिलेक्शन इस बार लेकर ही जाइए। चलिए मैं अपने विषय पर आता हूँ। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ थे? रोमानिया पहुंचा दिया, वीके सिंह को पोलैंड पहुंचा दिया, हरदीप पुरी जी को हंगरी पहुंचा दिया, और किरण रिजिजू को स्लोवाकिया पहुंचा दिया। चलिए अब अपन आते हैं जो झड़प हुई हैं, स्ट्राइक हुई हैं, इनसे थोड़ा थोड़ा इन पे देखते हैं। बलवान घाटी झड़प, ये भारत और चीन के बीच हुई, जो कि 15 से 16 जून 2020 में हुई। अब ये बलवान घाटी कहाँ है? ये दरअसल अरुणाचल प्रदेश की बात है। कहाँ की बात है? तो याद रखिएगा, आ जाए कभी, क्योंकि ये हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। वहां पर एक जगह है जिसको बलवान घाटी के नाम से जाना जाता है। तो बलवान घाटी के ऊपर लगभग में अगर देखा जाए तो 17,000 फीट के आसपास जो चीन के सैनिक हैं, चीन के सैनिक, वो लोग उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। लगभग में 300 चीन के सैनिक थे। कितने थे? 300 चीन के सैनिक थे। जब ये लोग वहां पहुंच जाते हैं तो भारतीय सेना इनको खदेड़ती है और इनको इनके स्थान पर पहुंचा देती है। यही झड़प बलवन घाटी झड़प कहलाती है, जो 2020 में हुई। और इसके अलावा 15-16 जून ये बीच बीच में होती भी रहती है। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के व्हाट्सएप या फेसबुक पे आपने देखा होगा कि ये लोग फिर वहां पर चढ़ाए थे चीनी, तब भारतीयों ने इनको फिर से पीछे धकेल दिया था। क्लियर? चलिए, तो बलवान घाटी का आप ये याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश। अब है बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019। उसके पहले पुलवामा हमला को जानना जरूरी है, 14 फरवरी 2019 को। तो 14 फरवरी 2019 को हुआ क्या कि पुलवामा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर सीआरपीएफ की एक जो बस है जिसमें 40 हमारे भारतीय जवान शामिल थे सीआरपीएफ के, जा रहे थे, इससे एक कार टकराती है, जिस कार में स्वयं आतंकी बैठे हुए हैं, जिसमें बम रखा हुआ है। टकराने के साथ एक खतरनाक विस्फोट होता है और हमारे 40 जवान बेचारे शहीद हो जाते हैं। अब जब वो शहीद हो जाते हैं तो इसकी जो पूरी हमले की गारंटी है वो कौन लेता है? जैश ए मोहम्मद। कौन ले लेते हैं? जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो इसी से बदला लेने के लिए, क्योंकि मोदी जी ने बोला था कि 40 जवानों के शहीद की शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे, और उसी बात का जो उन्होंने अपना जो एक तरीके से बोला भारत की जनता के लिए, वो 26 फरवरी को कर दिखाया। 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक रात में करीबन अगर देखा जाए तो 200 फाइटर, उसका नाम था मिराज 200 फाइटर के 12 फाइटर प्लेन सीधा पाकिस्तान की सीमा में घुसते हैं रात में। उसका नाम क्या था? आ जाता है, याद रखिएगा। 12 प्लेन थे, मिराज, पूरा नाम उनका था मिराज 2000। ये रात में ही निकलते हैं, पाकिस्तान की सीमा में घुसते हैं। 26 फरवरी के दिन था मंगलवार। और ये 12 के 12 प्लेन कहाँ से उड़े थे? ग्वालियर के एयरपोर्ट से। और ये पूरी जो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पूरी कहानी थी, इसको बनाने वाले कौन थे? अजीत डोभाल, इनका नाम याद रखिएगा। बालाकोट स्ट्राइक के प्रमुख कौन थे? तो अजीत डोभाल। क्लियर? कौन थे? अजीत डोभाल। और इन्होंने 3 बजे हमला किया। कहाँ पे हमला किया? बालाकोट पे। और बालाकोट पे जैसे ही इन लोगों ने हमला किया, वहां पे लगभग में 300 आतंकियों को मार गिराया। 1000 किलो के बम गिराए गए वहां पर, 1000 किलो के बम सब खत्म हो गए। और उनका तो फिर वो बाद में जब सुबह देखा तो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से वो लोग भाग रहे हैं, ऊपर से बम गिर रहे हैं, वो लोग निकलते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अजीत डोभाल जिनकी पूरी रणनीति थी, मोदी जी जो मुख्य थे वो तो हैं ही। ग्वालियर से ये निकले थे, नाम क्या था? मिराज 2000। 12 प्लेन थे ये। मंगलवार के दिन 26 फरवरी किसके हमले में था? पुलवामा के विरोध में। इसको नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन बंदर। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन बंदर। अभी अपन ने पीछे पढ़ा है, ऑपरेशन बंदर। क्लियर?
चलिए, तो ये आप लोगों को हो गया, इससे जुड़ी कम से कम 5 से 6 जानकारी आप लोगों को अच्छे से हो गई। अब पठानकोट हमला भैया ये कब हुआ है? ये हुआ था 2 जनवरी 2016 को। पठानकोट हमला ये हुआ था ना, ये दरअसल पठानकोट एयरबेस पर हुआ था। 2016 में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हुआ क्या था कि भारतीय सेना की वर्दी में आ गए थे जो आतंकवादी थे, वो भारतीय सेना की वर्दी में आ चुके थे, हथियारबंद थे, और फिर उन्होंने भारतीय जो जवान थे उन्हीं को निशाना बनाया था। इसमें हमारे जो भारतीय जवान थे वो 7 जवान शहीद हो गए थे। कितने? 7 जवान। हालाँकि फिर भारतीय जवानों ने जवाबी कार्रवाई में जो 5 आतंकी थे उनको मार गिराया था। 5 आतंकियों को क्या किया था? मार गिराया था। चलिए दोस्तों, मुंबई हमला 26 नवंबर 2008, इससे तो पूरा देश ही वाकिफ़ है भाई। और ये तो एक ऐसी घटना थी कि पूरे देश का दिल दहल जाए अगर उस मंज़र को याद करूँ। उस समय मैं काफ़ी छोटा था, अगर देखा जाए 2008 की बात है। 2008 में लगभग मैं रहा होऊँगा 2009, मतलब बहुत कम 2009, मेरी 12th हुई हुई थी, उसी समय की बात है ये। तो ये मुंबई हमला तो 3 दिन तक लगभग चला था, है ना? ये वही है जिसमें 10 आतंकी कहीं न कहीं कराची से होते हुए, कराची बंदरगाह से होते हुए पाकिस्तान के मुंबई में प्रवेश करते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 10 है। और ये लोग धीरे-धीरे सब लोग अलग-अलग पहुँच जाते हैं। कोई ताज होटल पहुँच जाता है, कोई अगर देखा जाए तो रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है, जो कि छत्रपति टर्मिनल के नाम से था, है ना? और अगर को देखा जाए तो कुछ नरीमन हाउस पहुँच जाते हैं। इस प्रकार इन लोगों ने 4-5 जगह को अपना निशाना बनाया और 3 दिन लगभग, मतलब देखा जाए तो मारना वहाँ पे चालू किया। लगभग में इसमें 160 व्यक्तियों की जान गई थी। इसी में भारत के बहुत सारे जवान, जो पुलिस के जवान हैं, वो भी शहीद हो गए थे। अंत में एकमात्र जिंदा व्यक्ति पकड़ा गया था, कसाब, जिसको अभी अभी फांसी हो चुकी है। कसाब यही इसका मेन आदमी था, मतलब ये आदमी बाद में पकड़ा गया था, ये कसाब। ठीक है, ये भी हमला कहाँ की ओर से हुआ था? पाकिस्तान की ओर से। चलिए, तो मुंबई हमला हम लोगों को मालूम है। अब है एयरलाइंस 814 हाईजैक त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू। ये 1999 में हुआ था। ये क्या था देखा जाए तो? एयरलाइंस 814 हाईजैक त्रिभुवन हवाई अड्डा। ये दरअसल नेपाल से जैसे ही उड़ा था दिल्ली के लिए, लेकिन बीच के स्थान पे इसको हाईजैक कर लिया गया, और हाईजैक कर लेने के बाद इसको कंधार अफगानिस्तान में खड़ा किया गया। कहाँ? कंधार अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की सीमा में, मतलब अफगानिस्तान के पास में इसको ले जाया गया। फिर इन लोगों ने इनके जो आतंकवादी भारत में बंद थे उनको छुड़ाने के लिए, और फिर यहाँ से जो आदमी थे, जो आदमी बैठे थे, लगभग में इसमें यात्री थे, यात्रियों की यदि बात करें तो 176 यात्री थे इसमें, 176 आदमी। इन लोगों को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद भारत से मांग की गई कि आप हमारे आतंकवादी को छोड़ें। तो उसमें भारत को फिर एक आतंकवादी को छोड़ना पड़ा था, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था मौलाना मसूद अजहर। क्या नाम था? याद रखिएगा इस नाम को। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से एक कहानी बनेगी इसलिए बता रहा हूँ। मौलाना मौलाना मसूद अजहर, मसूद अजहर। इस पर भारतीय फिल्म भी बन चुकी है काफ़ी, अजहर। ये व्यक्ति, इसको छोड़ना पड़ा था, और जब इस व्यक्ति को छोड़ा था तो इस व्यक्ति को सुरक्षित पहुंचाने का काम किसने किया था? तालिबान ने। तभी से भारत और तालिबान के जो संबंध हैं वो गड़बड़ हो गए, एक तरीके से खत्म ही हो गए। फिर भारत ने तालिबान से वो संबंध फिर कभी नहीं रखे। और यही मौलाना मसूद अजहर है जो आगे चलकर जैश ए मोहम्मद, कौन सा? जैश ए मोहम्मद, एक नया संगठन बना लेता है। ये वही नया संगठन है जिसने पुलवामा हमला किया था। क्लियर? मौलाना मसूद अजहर कहाँ से भागे भैया? काठमांडू। याद आना चाहिए, एयरलाइंस 814 हाईजैक। फिर पुलवामा हमले की तैयारी जो थी वो इन्हीं के द्वारा जो बनाया गया, जैसे मोहम्मद था, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। क्लियर हो गया? तो अब जो कहानी थी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों, तो आज अपन लोगों ने देखा बलवन घाटी झड़प, बालाकोट एयर स्ट्राइक, पुलवामा हमला, पठानकोट हमला, मुंबई हमला और एयरलाइंस 814 हाईजैक। अब इसके पहले हमने देख लिए पूरे, लगभग में पूरे ऑपरेशन देख लिए। चलिए दोस्तों, अब आज की क्लास को अपन समाप्त करते हैं। इसकी जो पीडीएफ है, यदि आप लोगों को चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है। उसमें आपको लगभग में अगर देखा जाए तो दिन में काफ़ी पीडीएफ आती हैं। जो भी क्लास ली जाती है उसकी पीडीएफ डाल दी जाती है, और क्लास खत्म होने के बाद भी पीडीएफ डाल दी जाती है, ताकि जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं वो लोग उन पीडीएफ को प्राप्त कर लें और अपनी तैयारी करते रहें। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।